हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्न पत्र जिसका कोड है 822 DY। ये वर्ष 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र है और आज हम सॉल्व कर रहे हैं इसका चौथा सेट। और आज के वीडियो में हम इसमें जो OMR शीट पर आने वाले प्रश्न होते हैं केवल उन्हीं को हल करेंगे। बाकी के सभी प्रश्नों को हम आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये है प्रश्न खंड आ और ये है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि OMR शीट पर आपको लगाने होते हैं। और साथ में ये भी देख लीजिए, इसमें कुछ प्रश्न पर स्टार बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे दूसरे पे है और अभी आगे भी है। उसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार लगे प्रश्न जो है वो चाहे प्रश्न कहो या फिर उससे संबंधित चैप्टर, ये सब के सब NCERT से हटा दिए गए हैं। मतलब जो NCERT पैटर्न है उसके हिसाब से सिलेबस से बाहर कर दिया गया है इसको। तो ये परीक्षा में नहीं आने वाले हैं, फिर भी आपको इन्हें लगाने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताओ। क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले लगाने के लिए प्रश्न क्रमांक 1, इसमें सबसे पहले दिया हुआ P का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और -3 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10 और y, और साथ में इनके बीच की दूरी यानी PQ मान लेते हैं, वो दिया है 10 मात्रक। इनके बीच की दूरी 10 है। तो कहा है कि y का मान बताओ, मतलब ये जो y है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है इनके x वाले टर्म को घटा के स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद y वाले टर्म को घटा के स्क्वायर करना है, फिर जो आएगा उसको जोड़ देना है। इसको सूत्र के रूप में आप ऐसा भी समझ सकते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 यहाँ 2 है, वहाँ 10 है, 2 में से 10 को घटा के स्क्वायर करना है, या फिर आप 10 में से 2 को भी घटा के स्क्वायर कर सकते, क्योंकि माइनस प्लस में जो भी आएगा उसका स्क्वायर प्लस ही आएगा। तो आप बिंदास चाहे दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाओ या पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाओ, लेकिन ये ध्यान रखना x में से x को घटाना और y में से y को। तो अगला वाला हो जाएगा -3 + y का स्क्वायर, प्लस नहीं बल्कि यहाँ माइनस लगेगा, तो ये भी माइनस रहेगा। और साथ में अब यहाँ पे इनके बीच की दूरी 10 दिया हुआ है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और इस साइड से करड़ी समाप्त होगी। 10 में से 2 घटाएंगे 8 और उसका वर्ग 64। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -3 -y इसका वर्ग। 100 में से 64 को घटाएंगे तो बचेगा 36, और इसमें से माइनस को कॉमन लेके वर्ग करेंगे तो ये केवल इतना ही बचेगा 3 धन y इसका वर्ग। चाहे तो आप y में से -3 घटा दे, तब भी यही आता है। अब दोनों तरफ से वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 36 का वर्गमूल होगा +-6, और ये हो जाएगा 3 + y। अब यहाँ पे एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है, तो पॉजिटिव जब साइन आप लोगे तो 3 + y की वैल्यू आएगी 6, तो y की वैल्यू आएगी 3। और एक बार जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो आएगा 3 + y, इसकी वैल्यू -6, तो y की वैल्यू आएगी -9। यानी y के 2 उत्तर आने वाले हैं। पहला उत्तर रहेगा 3, दूसरा उत्तर रहेगा -9। तो ये ऑप्शन जो आपका सेकंड वाला है, बी वाला पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बी वाला पार्ट है इसमें दिया है एक उत्तर 3 आएगा, एक उत्तर -9 आएगा, यानी ये जो इसका बी वाला पार्ट था वो सही है। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ संख्या 129/125
के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, यानी 129 में 125 से डिवाइड करेंगे तो कुल कितने अंक आएंगे डिवाइड करने के बाद। तो आइए देखते हैं कि कुल कितना आएगा। दूसरा प्रश्न, थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। सवाल है 129 और डिवाइड करना है 125 से। तो इस टाइप के प्रश्नों को लगाने के लिए हम लोग यूक्लिड का एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं। वो नियम ये कहता है कि आप जो यहाँ पे हर दिख रहा है इसके फैक्टर कर दो, और फैक्टर करने के बाद अगर देखो केवल 2 और 5 है तो वो शांत दशमलव वाली चीज़ें होती हैं। तो जब 125 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, यानी 5 पे 3 की घात ये आएगा जो कि इसके बेस में है, और ये हो जाएगा 129। अब उसके बाद नियम ये कहता है कि जितनी बार 5 है उतनी बार 2 लगाओ। तो 5 3 बार है तो हम 2 को भी 3 बार लगाएंगे, ऊपर और नीचे गुणा करेंगे ताकि वैल्यू में चेंजिंग ना आए। ये हो जाएगा 129। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 129 गुणे 2 का घन यानी 8। अब इसको लिखेंगे 5 का गुणा 2 में 10, उसका क्यूब यानी 1000। तो ये हो जाएगा 129 गुणे 8 बटे में 1000 आएगा। अब 8 से गुणा करेंगे, 8 का गुणा 9 में 72, 8 का गुणा 2 में 16 और 16 7 23, फिर 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 और 2 10 बटे में 1000, यानी आएगा 1.032। तो इसमें का इसके दशमलव प्रसार में अंकों की कुल संख्या कितनी है, ये प्रश्न आप देखिए यहाँ पे दिया था। 129 बटे 125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी है। इसके दशमलव वाले प्रसार में ये जो दशमलव के इधर दिया हुआ है इनको काउंट करना है, तो ये 1 2 3 है, यानी इसके उत्तर में 3 आएगा। यहाँ पे आप देखो 1 2 3, यहाँ 3 दिया, उत्तर में 4 भी छपा है। लेकिन जब ये कह देता कि इसके प्रसार में कुल अंकों की संख्या तो हम 4 लिख देते, लेकिन दशमलव वाले प्रसार में दशमलव जैसे लगाए तो उधर टोटल कुल 3 अंक ही हैं, तो ये इसका उत्तर होगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। तो मासा का जो सूत्र होता है, मासा यानी HCF, इसका होता है संख्याओं का गुणनफल और डिवाइड करना है उनके लासा से। तो संख्याएं 2 हैं, एक है 26 और एक है 156, और उनका लासा भी है 156, कट के केवल बचेगा 26। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, इसके ऑप्शन में वो चीज़ कहाँ है, 26 और 156 वाले में लासा दिया था 156 तो उसका मासा आएगा 26। ये है ऑप्शन नंबर बी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सही है। ये हुआ तीसरे का जवाब। तो इतना अभी आप लगा लीजिए और उसके बाद हम आगे के प्रश्नों को लगा रहे हैं। अब हम लोग लगाएंगे प्रश्न क्रमांक 4 को। प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर हर एक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। इस टाइप के प्रश्न आपने बहुत लगाए होंगे। कक्षा 6 और 7 की अंकगणित वाले खंड में ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो ये वही प्रश्न है। सवाल नंबर है 4, कहा है वो संख्या बताना है जिससे 245 और 1037 इसमें भाग करें तब हर बार 5 बचना चाहिए। तो जो बचना चाहिए पहले उतना निकाल लेंगे, उसके बाद उसका HCF निकालेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग जो HCF निकालेंगे तो हम जो संख्याएं लेंगे वो संख्याएं कौन सी होंगी हमारी? संख्या होगी 1, 245 ऋण 5, यानी हमें चाहिए 240, और एक और कौन सा चाहिए? 1037 ऋण 5 चाहिए हमें 1032। यही दो संख्याएं चाहिए। इन दो संख्याओं का जो HCF होगा उससे केवल ये दोनों कटेंगी। अब चूंकि ये 5 ज़्यादा था तो 5 रह जाएगा हर हाल में। तो अब यहाँ पे इसका HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं? तरीका क्या HCF निकालने का? सबसे बड़ी अंक लेना है और उसमें उससे छोटे अंक से डिवाइड कर देना है। अब कितनी मर्तबा इसमें डिवाइड कर सकते हैं? 4 मर्तबा। तो गुणा करेंगे, 4 चौक को 16, 4 दूनी 8 1 9, 960 हो गया। 2, 13 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म। अब ये नहीं कि आगे भी इसमें डिवाइड करना है, तो अब आगे नहीं डिवाइड करेंगे बल्कि डिवाइड का निशान यहाँ लगाएंगे और 240 को इसके आगे लगा देंगे। अब इसको कितनी बार इसमें जाएगा? 4 बार तो नहीं हो सकता, 4 7 28, 3 बार हो सकता है। 3 का गुणा 2 में 6, 3 7 21, 216। 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 4, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, फिर यहाँ आया 72, 3 बार में ख़त्म। तो जो अंक सबसे लास्ट में होता है यही इसका HCF हो जाता है। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर आएगा 24। यानी अगर हम 245 में 24 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा। जैसे 24 दायम 240 तो 5 रह गया, और जब ये वाला अंक हम लेंगे तो इसमें भी 5 बच जाएगा। अब ये कितनी बार डिवाइड होगा? लगभग मान के चलो ये कि 1000 है वो, तो 24 चौक को 96 यहाँ पे आएगा और बचेगा फिर 96 और 400, 4 3 7 72 बचेगा, फिर 24 3 72, यानी इसमें 47 बार डिवाइड होगा। जब हम 1037 में भाग करेंगे तो उसमें 5 रह जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न लगाने हो कि इतना शेषफल हर बार बच जाना चाहिए, तो जो बच जाना चाहिए वही निकाल देना है। कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं कि 245 और 1037 में वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे भाग करें तो इसमें 1 बचे, इसमें 2 बचे, ऐसे भी हो सकते हैं। इसमें तो कहा था बराबर बचे 5। तो अगर अलग अलग बचने वाला प्रश्न है तो आपको क्या करना, जिसमें से जो बचना चाहिए उसको पहले घटा दो, फिर जो बचेगा उसका HCF निकाल देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो अब देखते हैं अपने उत्तर में ये है या नहीं। तो ये आप उत्तर देख सकते हैं, जो C वाला ऑप्शन है उसमें 24 लिखा हुआ, यानी ऑप्शन जो C है वो करेक्ट है, ये वाला। आप इसे लगा सकते हो। फिर हम इसे आगे खिसकाते हैं और लगाएंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वां। प्रश्न क्या है? यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल 0 का एक मूल 2 है तो a का मान बताओ। पहले तो हम समीकरण ही लिखने की कोशिश करेंगे, और समीकरण है 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल है 0। इस समीकरण का एक मूल 2 है। मूल 2 है मतलब x की वैल्यू 2 है, तो सवाल में दिया हुआ है समीकरण का मूल 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 है, तो x की जगह पे 2 रख देना है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a प्लस 6 इक्वल 0।
2 का स्क्वायर 4, उसका 2 में गुणा करेंगे 8, 8 के साथ 6 को जोड़ देंगे तो 14 आएगा। दूसरी तरफ जाएगा -14, 2 से डिवाइड करेंगे -7। एक ही लाइन में हमने लगा दिया। कैसे होगा सॉल्व, ये देखो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, फिर ये हो गया 2a + 6 = 0। 8 और 6 14 हो जाएगा, धन 2a बराबर 0, या फिर लिख सकते हो 2a बराबर -14, तो a बराबर आएगा -7। देखते हैं अपने ऑप्शन में है या नहीं। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है अगला प्रश्न 6वां। दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है, संख्याएं होंगी। चाहे तो आप इसी में से लेके ऑप्शन वाला ही सवाल लेके आप चेक कर सकते हो। जैसे इसमें कहा है जोड़ने पे 8 आना चाहिए और घटाने पर 2, तो 6 और 2 8, ये सही आ रहा है, लेकिन घटाने पे 4 आ रहा है। 5 और 3 8, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी यही बी वाला ऑप्शन सही है। आप इसको चेक करो, 7 1 8, ये तो ठीक है, लेकिन 7 में से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 1 और 2 3 और घटा के -1, मतलब ये गलत है। तो यही बी वाला ऑप्शन सही है। एक 5 आएगा और एक 3 आएगा, लेकिन लगाएंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। 6वां सवाल कहा है जोड़ के 8 आ रहा है, तो हम एक संख्या x मान लेते हैं और एक संख्या मान लेते हैं y। जोड़ के 8 आ गया, इसको पहला समीकरण कह देते हैं, और इसको घटा के 2 आ रहा है, तो एक x एक y घटाने के बाद 2 लिख देते हैं, इसको दूसरा समीकरण कह देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 10, या x बराबर आ गया 5। x का मान किसी में भी 5 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा, यानी एक 5 है और एक 3। तो आप ये देख सकते हैं जो बी वाला ऑप्शन है 5 3 जिस पे लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न लगाने, आप इसे लगा लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को लगाएंगे। अगला प्रश्न आप देखिए 7वां। समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। इस बार मूलों की प्रकृति बतानी है कि कैसी होगी। तो सबसे पहले हम अपने समीकरण को लिखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसमें जो समीकरण है वो है 4x² माइनस में 12x + 9 = 0। इसमें मूलों की प्रकृति बतानी है। तो जब ऐसा काम करना हो तो हमें निकालना होता है विविक्त कर, जिसे हम d से लिखते हैं। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। अगर आपको ये सारी चीज़ डिटेल में सीखनी है, A to Z बात सीखनी हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। उसमें हाई स्कूल के मैथ के जितने भी चैप्टर और टॉपिक हैं सब कवर किए गए हैं, आप उसमें और अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो जब आपको कहा जाए मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो आपको डी निकालना है, जिसे हम विविक्तकर या डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, तो वो निकालना है। अब ये कैसे निकालना है, बी का मतलब होता है यक्स का गुणांक चिन्ह सहित। तो यक्स के आगे क्या लिखा है, माइनस में 12 यानी -12, इसका हो जाएगा वर्ग, माइनस में 4, ए की वैल्यू मतलब x² का गुणा वो है 4, और फिर सी की वैल्यू वो 9 है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 12 का वर्ग 144, ऋण से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर करके धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 का गुणा 4 में 16, 16 9 144 बराबर आया 0। तो जब ऐसा केस आए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाए 0, तो इसका मतलब होता है कि मूल वास्तविक और समान है। यानी इसको अगर हल करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो एक ही बार उत्तर आएगा, यानी अगर 2 बार भी आया तो दोनों बार उत्तर बराबर आएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लिखा है 2x - 3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी x की वैल्यू आएगी 3/2, दूसरे x की वैल्यू भी होगी 3/2, तो 2 के दोनों उत्तर समान आएंगे। तो जब d बराबर 0 हो तो इसका मतलब हो जाता है कि मूल समान होंगे
और वास्तविक होंगे। इसका ये मतलब हुआ। अब देखते हैं अपने वाले ऑप्शन में है या नहीं। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी लिखा वास्तविक और बराबर, उसका वही मतलब हुआ कि वास्तविक भी हैं और समान भी हैं, यानी जो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये हुआ 7वां प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं इसका 8वां सवाल, और ये रहा 8वां सवाल आपके सामने। दो बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। ये वाला प्रश्न और ये जो पहला प्रश्न था, दोनों एक ही सूत्र पर आपको लगाने हैं। तो इसमें 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट का नाम है, नाम नहीं बल्कि सॉरी निर्देशांक 2, 3 और एक का निर्देशांक है 4,1। इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का जो सूत्र होता है पहले वो लिखते हैं। दूरी का सूत्र होता है x के निर्देशांकों को घटाओ, 2 में से 4 को घटा देंगे, और एक होगा 3 में से 1 को घटाएंगे, इसका वर्ग करेंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, OMR शीट पर है, तो आपको वहाँ पे लगा के दिखाना नहीं है। चाहे तो आप इसको अपने मन में कैलकुलेट कर लो, चाहे जैसे कैलकुलेट करके आप वहाँ पे घेराबंदी कर सकते हो। 2 में से 4 घटाएंगे ऋण 2, वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2, उसका भी वर्ग 4 आएगा। इसको लिख सकते हैं 8, और 8 का मतलब होता है 2 करड़ी में 2। आगे आपको मात्रक लगाना पड़ेगा। तो ये देखो ऑप्शन नंबर सी, 2 करड़ी में 2, यानी इसका भी सी वाला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। प्रश्न है एक समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस में 2x + 1/3। इसका कहा है विविक्त कर बताओ। वही काम जो अभी आप ऊपर कर रहे थे, विविक्त कर यानी डी निकालना है। इसमें भी डी सूत्र क्या हुआ, b² माइनस में 4ac, वैल्यू रख दो, b की जगह पे -2, इसका वर्ग, -4a की जगह पे 3 और c की जगह पे 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, खत्म, यानी यहाँ आया ऋण 4, और यहाँ 2 का वर्ग 4 आएगा। 4 में से 4 घटेगा तो 0, यानी इसका विविक्त कर 0 है। तो यहाँ पर भी देखिए इसको क्या 0 दिया है कि नहीं अपने ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी, विविक्त कर इसका 0 है। इस हिसाब से आपको प्रश्न हल करने हैं। आप बीच में वीडियो रोक के चाहे तो आप प्रश्न का जो सोल्यूशन है उसको उतार भी सकते हो। तो अभी हम बढ़ा रहे हैं कॉपी को आगे, क्योंकि लगाना है आगे के प्रश्नों को। तो अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कई प्रश्न है टोटल, ये 10वां प्रश्न है। तो आप फोल्ड कर देंगे इसको, ये आप देख सकते हैं, ये है इसका 10वां प्रश्न। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB 7.2, AE 1.8, EC बराबर 5.4, तो AD का मान ज्ञात करो। तो आइए सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। ये हो गया A B C DE पैरेलल है। अब जिसकी जिसकी वैल्यू दी हुई है सबसे पहले वो लिख देते हैं कि क्या क्या दिया है। दिया है DB की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर, और AE इसकी वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर, और EC की वैल्यू दिया है 5.4 सेंटीमीटर, और निकालना है AD की वैल्यू, यही निकालना है। तो अपने चित्र में देखो क्या क्या दिया हुआ है। DB ये वाला खंड दिया है, EC ये खंड दिया है, और एक और चीज़ दिया है AE, निकालना है AD। तो थेल्स थ्योरम क्या है, जब एक भुजा के समांतर लाइन खींचे तो खंडों का अनुपात बराबर होता है। यानी इसमें दिया हुआ है सवाल में कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। इसका मतलब ये हो जाएगा कि AD/DB
बराबर AE बाई AC, ये होगा। AC नहीं, सॉरी EC, क्योंकि टुकड़ा जो है उसका वो EC। सारी वैल्यू रख दो। AD की वैल्यू निकालनी है और DB की वैल्यू है 7.2, AE की वैल्यू 1.8 और इसका 5.4। तो यहाँ से ये दशमलव हो गए ख़त्म, क्योंकि दोनों के बाद एक एक अंक है, तो ये आएगा 1/3, यानी AD की वैल्यू बनेगी यहाँ से 7.2/3, यानी आएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। 2.4 सेंटीमीटर, ये देखिए जो ऑप्शन नंबर C है ये इसका करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न लगाना है। अब आप देखिए अगला प्रश्न, इस पे भी स्टार बना दिया है सवाल में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वां प्रश्न, इस पे भी स्टार लग गया है। मतलब इस टाइप के प्रश्न आने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। सवाल दिया, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ 3 और 4 हैं, इनके क्षेत्रफलों के अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं का वर्गों का अनुपात, या भुजाओं के अनुपातों का वर्ग, दोनों एक ही मतलब हुआ। तो ये 3 है और एक 4 है, तो 3 वाले का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 वाले का वर्ग 16 हो जाएगा, यानी 9 और 16 का अनुपात होगा। ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है यही है, ये एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी 9:16 होगा। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ये आप अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल निकालो। एक त्रिज्यखंड दिया हुआ है जिसमें यहाँ एंगल 30 अंश है और ये 4 सेंटीमीटर। इसमें कहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो ये एक सूत्र है। ये है 12वां प्रश्न। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है θ/360 डिग्री गुणे πr²। अब सवाल में थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 30 अंश और नीचे रहेगा 360 अंश, ये भी अंश है, πr²। 30 से 360 काटेंगे तो आएगा 12, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो ये आएगा 1/12 और फिर 1/12 गुणे πr²। तो ये हो जाएगा 1/12 पाई, आर की जगह पे 4 रखना है क्योंकि उसमें त्रिज्यखंड की त्रिज्या 4 दिया था। तो 4 का वर्ग, 4 चौक को 16/12 हो जाएगा और इंटू पाई। पाई का मतलब होता है 3.14। चूँकि जो उत्तर दिया वो दशमलव में छपा है, इसलिए हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब डिवाइड कर सकते हो, 4 3 12, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 4 3 12 गुणे 3.14। पहले 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक को 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, भाग करना है 3 से, तो हो जाएगा 3 चौक को 12, ख़त्म हो गया, दशमलव लगेगा। और उसके बाद अब यहाँ लिखा गया है 5, तो एक बार जाएगा, 3 1 3 2 हो गया और ये हो गया 26, तो 8 बार जाएगा, 3 8 24, 2 बचेगा और फिर 3 6 18, इस हिसाब से जाएगा। यानी इसको लगभग हम लिख सकते हैं 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन में है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन, यानी इसका बी वाला पार्ट सही रहेगा। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न लगाना है।
अब हम लगाएंगे आगे का प्रश्न। तो सबसे पहले कॉपी को आगे लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न है 13वां। प्रश्न क्या है आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो लिख लेते हैं। ये हो गया बराबर 2 tan 45 का मान होता है 1 तो उसका वर्ग प्लस कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2 इसका वर्ग। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। और माइनस में साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान भी होता है करड़ी में 3/2 इसका हो जाएगा वर्ग। तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे, सेम वैल्यू है प्लस माइनस में, केवल यही बचेगा बराबर 2। देखते हैं कि नहीं। ये वाला तीसरे का नहीं सॉरी 13वें का जो सी वाला ऑप्शन है उसमें 2 लिखा हुआ, तो इस हिसाब से आपको लगाना है। और 14वें में देखो फिर से स्टार बन गया है। इस टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल पर आधारित होते हैं, यानी जिनको जोड़ दो तो 90 अंश हो जाए, ये उस टाइप के प्रश्न हैं। फिर भी हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं लगाना है। तो अगला प्रश्न है 14वां। प्रश्न है कास स्क्वायर 67 अंश माइनस में साइन स्क्वायर 23 अंश। तो जब जोड़ के 90 हो जाए तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर 67 को लिख सकते हैं 90 ऋण 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, ये पहले से था। तो कास 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 अंश माइनस में साइन स्क्वायर 23 अंश। दोनों वैल्यू बराबर है तो हो गया 0। ये ऑप्शन जो है 14वें का सी, ये वाला पार्ट इसका सही है। अब देखिए इसका 15वां प्रश्न क्या दिया हुआ। किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश है और tan A का मान है 1/3। तो निम्नलिखित का मान होगा साइन A कास B और कास A साइन B, इसकी वैल्यू क्या होगी। 15वां प्रश्न हमें निकालना है साइन A कास B प्लस कास A साइन B, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये एक सूत्र है, सूत्र क्या होता है साइन A प्लस B। अब चूंकि सवाल में पहले से दिया हुआ कि कोण C 90 अंश का है, अब एक त्रिभुज में तीनों जोड़ के 180 होते हैं, तो जब C 90 का है तो बाकी बचे A और B, वो दोनों जोड़ के भी 90 होंगे, तो यानी A प्लस B का मान भी टोटल मिला के 90 होगा। तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होगा 1। देखते हैं इस प्रश्न ऑप्शन है या नहीं। ये देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है tan A = 1/√3 इसके सहारे से भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उत्तर इतना ही आएगा 1, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो। और उसके बाद फिर ये अगला प्रश्न है 16वां दिया, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो सबसे पहले आइए सारणी बनाते हैं। माध्य निकालने के लिए कम से कम तो 3 कॉलम चाहिए ही, 3 नहीं बल्कि 4 चाहिए कम से कम। एक में हम लोग बारंबार ये लिखते हैं वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20, ये दिया। एक में वर्ग अंतराल दिया है और एक में बारंबारता छपा है 3, 6, 8 है, 5 और 3 ये दिया। उसके बाद हमें निकालने होते हैं वर्ग चिन्ह, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ये यहाँ तक आपको दिया है, ये निकालना होता है वर्ग चिन्ह, जिसको हम यक्ष से लिखेंगे। ये है यक्ष और ये है वर्ग अंतराल। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल का औसत। तो 0 10 जोड़ के 10, उसका आधा 5,
अगला 10 20 30 का आधा 15। तो चाहे तो आप जो अंतराल है उसको जोड़ते जाओ, सब में 10 का अंतराल है, 10 जोड़ते जाएंगे, हो जाएगा 25 35 और 45। या फिर आप इनको जोड़ के आधा कर दो, 40 50 90 का आधा 45। उसके बाद यहाँ एफ एक्स निकालना है, यानी 3 का गुणा 5 में, यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का गुणा 15, 15 का 6 में 90, 25 का 8 में 200, 35 का 5 में 175 और 45 का 3 में 135। फिर आपको चाहिए सिग्मा एफ और चाहिए सिग्मा एफ एक्स, यानी फ्रीक्वेंसी का योगफल आपको चाहिए। तो 3 6 9 8 17 5 22 3 25, इधर से जोड़ो 5 3 8 8 16 6 22 3 25, इधर इसको जोड़ो 5 5 10 5 15 और 3 7 10 10 9 19 19 1 20 1 हासिल 21 और 1 1 2 2 4 2 आएगा 615। फिर से जोड़ लेते हैं 5 5 10 5 15, 1 हासिल मिला के इसमें 2 9 11 11 7 18 3 21, 2 बचा, 2 1 3 1 4 2 6, यानी 615। अब निकालना है माध्य या समांतर माध्य। तो इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 615 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 25। पहले 5 से काट देते हैं इसको, तो नीचे आएगा 5 और ऊपर 5 करने 5 11 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा और 5 3 15, 123/5। इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 23 5 चौको 20, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 36, यानी 24.6। ऑप्शन में है या नहीं आप ये देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी, ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपको निकालना है समांतर माध्य। अब दिखाते हैं आपको आगे का प्रश्न, 17वां प्रश्न, और इस पे भी स्टार बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब ये भी सिलेबस से आउट हो गया, फिर भी आपको लगाना हम सिखा रहे हैं। सवाल क्या दिया है, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, ये दिया है। वृत्त का परिमाप ये बराबर है वर्ग का परिमाप के। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। भुजा को मान लो ए से मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, उसको इस साइड डिवाइड कर देते हैं, तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू बन जाएगी, चाहे तो आप ए का मान निकाल लो या आर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए की वैल्यू बन जाएगी πr/2। कहा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, इसका मतलब ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और बटे में रहेगा वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और वर्ग के क्षेत्रफल का स्क्वायर ये होता है सूत्र भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। तो ऊपर ऐसे ही रहने देते हैं πr² और नीचे ए का मान रखेंगे जो कि है πr/2, इसका हो जाएगा वर्ग। तो इसको लिख सकते हैं πr का वर्ग और नीचे हो जाएगा π² बटे में आएगा 4, 2 का वर्ग 4, r² से r² कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा और नीचे का 4 ऊपर हो जाएगा, तो मिला जुला के उत्तर में आएगा 4/π। ये इसका उत्तर बनेगा 4/π। आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब हुआ। r² कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, नीचे रह जाएगा और 4 ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/π। चाहे तो इसको लिख सकते हो पाई को 22/7 के रूप में और 7 ऊपर हो जाएगा, यानी 7 चौको 28 बटे में 22।
और इसको काटेंगे तो 28 को 2 से काटेंगे तो 14 बचेगा, और 22 को 2 से काटेंगे तो 11, यानी आएगा 14:11 का। देखते हैं है या नहीं। 14:11 ये यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात देखो, 11:14 भी दिया। अगर गलती से आप यहाँ पे वृत्त के बजाय वर्ग ऊपर लिख लेते तो आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में सवाल दिया हो उसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा, फिर वर्ग का। तो इसका उत्तर है 14:11 का, जो बी वाला ऑप्शन है। तो इस हिसाब से आपको लगाना है। अब उसके बाद देखते हैं आगे के प्रश्न को। अगला प्रश्न आप देखिए 18वां दिया। एक आयताकार कागज 40 × 22 सेंटीमीटर है। इसको मोड़कर एक खोखला बेलन बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई 40 का 40 है। देखो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 दिया, मतलब ऊंचाई को वैसे रखा गया और चौड़ाई को लपेटा गया है, जो कि 22 सेंटीमीटर का था। बेलन की त्रिज्या होगी, तो इसमें कागज को लपेट के बेलन बनाए हैं, तो कागज का जो क्षेत्रफल होगा वही बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये बात आप ध्यान रखो, जब जिसको मोड़ोगे तो क्षेत्रफल वही रहेगा। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा आगे लेते हैं, कि कागज का क्षेत्रफल बराबर रहेगा बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन की वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, और कागज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसको हम यल भी लिख देते हैं थोड़े समय के लिए। तो अब यहाँ पे सूत्र रखो, 2πr निकालना है, और h की वैल्यू सवाल में खुद दिया है, ऊंचाई 40 है बेलन की, लंबाई चौड़ाई 40 और 22 का कम्बिनेशन है। 40 से 40 कट गया, तो ये हो जाएगा 2πr बराबर आएगा 22, या फिर इसको लिख सकते हैं 2π की जगह पे 22/7 इंटू r माने 22। 22 से 22 कट जाएगा, 7 ऊपर 2 नीचे हो जाएगा, r का मान 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो उठाते हैं पहले प्रश्न पत्र को ऊपर, और आप ये देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन 3.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल दिखाते हैं 19वां। 19वें में कहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको 3 कॉलम की जरूरत पड़ती है, जिसमें माध्यक से संबंधित प्रश्न हो। तो वर्ग अंतराल दिया है, पहले फटाफट बनाते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता दिया हुआ 7, 5, 16, 12 और 2। यहाँ पे फटाफट को 7, 7, 5, 12, 12, 16, 28। ये संचयी बारंबारता हम बना रहे हैं। पहला हो गया 7, 7, 5, 12, 12, 16, 28, और 28 और 12 हो गया 40, और 40 और 2 42। ये हो गया n की वैल्यू 42। तो फिर निकालेंगे n/2, जो कि आएगा 42/2 यानी 21। तो यही जो आता है यही निर्धारित करता है माध्यक वर्ग कहाँ। तो अब ये 21 किस में हो सकता है? 28 में। 28 के सामने जो वर्ग अंतराल पड़ेगा यही है आपका माध्यक वर्ग, 20 से 30। ऑप्शन में है या नहीं? ये देखिए ऑप्शन 20 से 30। कैसे निकालना है? संचयी बारंबारता निकाल के आधा कर दो, वो जिसमें होगा उसके सामने वाले अंतराल को हम लोग बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
और उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे का प्रश्न जो कि है 20वां और आज के लिए अंतिम। प्रश्न है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक 24.5 और 26 माध्य दिया हुआ है 24.5 और माध्यक दिया हुआ है 26, तो इसमें कहा है बहुलक होगा। इसमें बहुलक की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें निकालना है बहुलक, और बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक, यानी माध्यक में 3 से गुणा माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है। माध्यक में 3 से गुणा करना है और माध्य में 2 से गुणा करके घटा देना है। और इसको याद रखने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। देखो, जिसमें सभी अक्षर सही सलामत है, यहाँ पे देखो बा हा ला का सभी एक जैसे हैं, कोई इसमें कटा पिटा नहीं, तो इसमें किसी से गुणा मत करो। उसके बाद इसमें बचे माध्यक। माध्यक में देखो 3 अक्षर सही सलामत है, माँ, या और का, तो इसमें 3 से गुणा कर दिया। माध्य में 2 अक्षर सही सलामत है, तो इसमें 2 से गुणा कर दिया। अब चूंकि यहाँ किसी से गुणा नहीं हुआ है, तो 3 में से 2 को घटा देंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। जिसमें सब सही सलामत उसमें किसी से गुणा नहीं, इसमें 3 अंक सही सलामत, 3 अक्षर, उसमें 3 से गुणा, इसमें 2 अक्षर सही सलामत है तो उसमें 2 से गुणा, और चूंकि यहाँ 1 लेके आना तो 3 - 2। ये याद करने का तरीका है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्यक होता है। तो ये हो जाएगा 3 और माध्यक का मान है 26 ऋण 2, माध्य का मतलब है 24.5, गुणा करेंगे 3 का 6 में 18, 3 दूनी 6 1 7, ऋण 24.5 में 2 से गुणा करेंगे 49, और घटाएंगे तो आएगा ये 29। 18 में से 9 घटाएंगे 9, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 29 लिखा हुआ है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न लगाने हैं। ये था आज का अपना सेशन, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10वीं के गणित का आंसर पेपर। सेट 4 था, कोड था 822 DY। इसके पहले पार्ट में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न हल किए हैं, जो कि OMR शीट के हैं। आगे के प्रश्न हम आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।